back to Learn English Online with Sana Khan. We are going to start with lecture number 2. और उससे पहले छोटा सा रिकैप, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें, इसकी ज़रूरत ही क्या है, और what is the importance of dreaming big but it is okay to start small. उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स की और फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस की थोड़ी सी बात की। मैंने थोड़ा-सा आपको मोटिवेट किया कि आप खुद भी जाके इसको देखें, सीखें, और उसके साथ-साथ हमने ये भी बात की कि हम टेंसेस क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इस मुश्किल सी चीज़ को समझने की। और उसके साथ-साथ हमने फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की। और अभी हम इस डिटेल में ऑब्वियसली नहीं गए कि वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, ये फ़िक्रे में कैसे इस्तेमाल होंगे, और अगर ये ना हो तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। आई बिलीव कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें कि आप होमवर्क कर चुके हैं और आपको समझ भी आ गई है, क्योंकि होमवर्क था बहुत ईजी। हमने क्या करना था जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ना था, उसकी प्रोनाउंसिएशन सर्च करनी थी गूगल पे, और उसका मीनिंग सर्च करना था और उसको अपने पास मौजूद डायरी या नोटबुक में लिखना था। उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी उसके बाद अपने हाथ से कॉपी के ऊपर लिखना है। हम अभी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म की बात नहीं कर रहे, ऑल्दो वो बहुत ईजी है, उसमें कोई नया वर्ड या कोई नई फॉर्मेशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म के एंड पे आईएनजी लगाने से बनती है, और अब हमें फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का भी पता है कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे एस या ई एस को ऐड करने से बनती है। बट अभी हम इसकी डिटेल में मज़ीद नहीं जाएंगे। लेट्स कम बैक टू आवर मेजर पार्ट, जिसमें हम आज बनाना सीखेंगे अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम जब किसी भी ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम डिफरेंट हरूफ को जोड़ के उनके वर्ड्स यानी अल्फाज बनाते हैं, और बहुत सारे लफ्ज़, वर्ड्स आपस में मिल के एक फ्रेज़ या फिर एक सेंटेंस बना रहे होते हैं, यानी कि एक फ़िक्रा बना रहे होते हैं। फ़िक्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सेंटेंस जो है वो एक हांडी की तरह का है, एक केक की तरह का है, एक चिकन कढ़ाई की तरह का है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर चिकन कढ़ाई नहीं बनेगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा गार्निशिंग के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा सजावट के लिए होते हैं, शशके के तौर पे होते हैं। तो सेंटेंस भी इसी तरह है। सेंटेंस की एक टिपिकल डेफिनेशन जो आपको किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल पे, चैट जीपीटी में मिल जाएगी, वो यही है कि सेंटेंस एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो अपने अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कौन बंदा काम कर रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या काम किया जा रहा है, यानी कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन क्या होता है, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, खेलना, जागना, देखना, चखना, खाना, पीना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है, यानी टाइम हमारे पास पूरी कायनात में कितने टाइम फ्रेम्स हमसे फेमिलियर हैं, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर। इन तीनों के अलावा तो कोई टाइम जोन नहीं है हमारे पास। कोई भी चीज़ या तो गुजरे कल में हुई थी, या आने वाले कल में होगी, या कि आज अभी इस वक्त हाल में या प्रेजेंट में हो रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, और आपका एक कंप्लीट सेंटेंस अपने अंदर टाइम फ्रेम की इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ अजीब-सी बात भी लिखी हुई है, जिस पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इट इज़ फॉर श्योर अ टॉपिक फॉर डिस्कशन इन द नियर फ्यूचर। इसमें मेन क्लॉजेज़ और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ का ज़िक्र है, लेकिन ये थोड़ी-सी आगे की चीज़ है, थोड़े से अगले लेवल पे जाके हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं लेक्चर की सीरीज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ दे देती हूँ। 3 फ़िक्रे आपको यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। पहला सेंटेंस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है आई लाइक बनानाज़ एंड आई लाइक ग्रेप्स। आई एम श्योर कि ये ऐसी कोई भी फ़िक्रा या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ना समझ आ रही हो। इतनी अंग्रेज़ी तो हम में से हर एक को आती है। आई लाइक बनानास का मतलब मुझे बनानास पसंद है। एंड का मतलब और, यानी एंड एक ऐसा वर्ड है जो 2 डिफरेंट फ्रेजेस को या फ़िक्रे के डिफरेंट टुकड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सारी वो बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं।
और आई लाइक ग्रेप्स यानी मुझे अंगूर पसंद है। आफ्टर शी पिक्स मी अप, सेकंड सेंटेंस, मॉम इज टेकिंग मी टू बाय शूज। अब ये जो नीचे लिखा है ना, इसके ऊपर हम टेंसेस के बाद आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है समझना कि सबॉर्डिनेट क्लॉज़ और मेन क्लॉज़ क्या होती है और इसमें क्या फ़र्क है, कौन-सी डिपेंडेंट है, किसके ऊपर और कौन-सी इंडिपेंडेंट है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा-सा आगे जाके वापस आएँगे। इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि कोई भी जो फ़िक्रा है, उसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो कितने टाइप का है और उसके कितने हिस्से हैं। हिस्से यानी पार्ट्स, पार्ट्स यानी वो वाले इंग्रेडिएंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे बार-बार खाने की मिसाल देके, ठीक है? 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में होना ज़रूरी हैं। इसके बगैर आपका खाना, आपकी डिश, आपका केक या आपका फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होगा। सब्जेक्ट यानी कि कौन काम करने वाला है, मैं हूँ, आप हो, कोई तीसरा एक्स वाई ज़ी बंदा है, व्हाटएवर। वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। एक्शन कौन से होते हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आना जाना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, सोना, धोना, वट, ये सारे के सारे एक्शंस हैं। इन्हीं की आगे फिर डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं जो हमें बताती हैं कि एक्शन कौन से टाइम पे हो रहा था, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ या थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में, वो है ऑब्जेक्ट, यानी किस चीज़ पर काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उर्दू में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी मैं किताब पढ़ रही हूँ। मैं एक सब्जेक्ट हूँ, यानी क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। किस चीज़ पे काम कर रही हूँ? किताब पे, तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट। और किताब पे क्या काम कर रही हूँ? किताब को पढ़ रही हूँ। यानी किताब को मैं काट नहीं रही, उसको मैं धो नहीं रही, उसको मैं सी नहीं रही, मैं उसको पढ़ रही हूँ। ये सारे के सारे मैंने एक्शंस बताए आपको, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर कोई भी सेंटेंस यूज़लेस होगा, क्योंकि वो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा होगा। इन्फॉर्मेशन देना ही तो कम्युनिकेट करने का मकसद है। राइट, हम जब भी आपस में फ़ोन पे भी गपशप लगाते हैं, मैसेजेस करके एक दूसरे को दिन का हाल अहवाल बता रहे होते हैं, या किसी से कोई बात पूछ रहे हैं या बता रहे हैं हो क्या रहा है सारी दुनिया में, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, कोई बंदा कोई न्यूज़ की पोस्ट लगा रहा है तो आपसे इंफॉर्मेशन ही तो शेयर कर रहा है, राइट। इसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन है वो यूज़लेस है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा सोचने का पॉइंट है आप लोगों के लिए कि सोशल मीडिया पे या अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम जो बात भी बेतुकी कर रहे हैं ना, यानी इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको वो फ़िल्टर करनी आनी चाहिए। किसी के इल्म में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, किसी की ज़िंदगी में उससे बेहतरी नहीं आ रही, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे ख़ामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ख़ामोशी इबादत है, ठीक है? और इसको किसी पर्पज़ के लिए ही ख़ामोशी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है मज़हब में, सूफ़ीज़्म में, बुद्धिज़्म में, दुनिया के सारे मज़ाहिब में भी और दुनिया की सारी प्रैक्टिसेज़ में भी। एनीवेज़, बात कहीं से कहीं चली जाएगी जी, वापस आते हैं। सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? यानी इन्फॉर्मेशन अगर किसी एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ फ्लो हो रही है, तो वो डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए होगी। फॉर एग्जांपल, पहली टाइप है अफर्मेटिव, जिसको आप प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और अफर्मेटिव तो हम कहते ही कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव मैंने देसी अंग्रेजी में कहा है, एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है जी। अच्छा, सिंपल, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, ये सारे एक ही टाइप के चार डिफरेंट नाम हैं। इस टेंस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इसमें कोई सिंपल कोई बात की होगी, जैसे और हाँ, इसको कमांडिंग भी कहते हैं, कमांडिंग सेंटेंस। तो आप इसका 5वां नाम भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये एक कमांडिंग सेंटेंस भी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा है, इंस्ट्रक्शन दी है, कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है, जो भी इसको कह लें आप, जैसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वैसे। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं आज रात तक ये किताब ख़त्म कर लूँगी, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके अंदर, तो कोई इसमें और बात, नेगेटिव बात नहीं है, नो का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है या पॉजिटिव है। इसको अफर्मेटिव भी कहेंगे, डेक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेक्लेरेशन है, मैंने किसी चीज़ का ऐलान किया कि जी आज मैंने ये काम कर लेना है, ठीक है। दूसरी टाइप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें नो का, नॉट का इस्तेमाल हुआ होगा।
जैसे कि मैं आज खाना नहीं खाऊँगी। अब ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ हुआ है, आई विल नॉट ईट टुडे। इसी तरह मैंने कल होमवर्क नहीं किया था, मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। जिस भी फ़िक्रे में नहीं आ जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है? बल्कि इतनी सादा-सी बात है, ये छोटी-सी बच्चों वाली बात है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम देसी पाकिस्तानी अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है? असल में इसकी प्रोनंसिएशन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 3 हिस्सों में मैंने तोड़ के आपको बता दिया। इंट्रोगेटिव इंटेरोगेशन से निकला है। ये इंटेरोगेशन का मतलब आप सबको पता है, तफ्तीश यानी कि सवाल पूछना। मैंने जैसे कहा कि दुनिया में इंफॉर्मेशन फ्लो होने के 2 ही तरीके हैं, सवाल पूछना या जवाब देना। सवाल पूछेंगे तो ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन लेने के लिए पूछेंगे, और जवाब देंगे तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई मालूमात, कोई ना कोई इल्म, कोई ना कोई बात आगे पहुँचाने के लिए बात करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है? इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके अलावा कम्युनिकेशन में कुछ नहीं रखा, सिर्फ़ यही 2 चीज़ें हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव का मतलब साफ ज़ाहिर है कि सवाल या फ़िक्रा, जिसमें कुछ भी सवाल पूछा गया हो। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने कौन-सी किताब पढ़ी, आपने कैसा काम किया, आपने वीडियो क्यों पोस्ट की, आपने वो कमेंट क्यों लाइक किया, आपने अपनी तस्वीर क्यों डिलीट की, आपने मैसेजेस क्यों डिलीट किए, आपने डीपी क्यों हटाई, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे सवाल हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं आपसे किसी न किसी फ़ॉर्म में। अच्छा जी, ये 3 तरह के सेंटेंसेस मेजर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। और भी बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी को पूछेंगे तो वो आपको और भी बहुत सारे बताएगा। चैट जीपीटी में सही प्रॉम्प्ट कैसे देना है ये भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे कि आपको सही सवाल करना आना चाहिए, वरना इन्फॉर्मेशन का तो इतना सैलाब है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, और ख़ास तौर पे अब एजेंटिक एआईज़ मॉडल्स की तरफ से, कि दे विल ड्राउन यू इन द इन्फॉर्मेशन। आपके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन थ्रो करेंगे कि आपको असल बात ही भूल जाएगी कि आपने पूछना क्या था। तो इस पूरे मुश्किल जर्नी को नेविगेट करने का सही तरीका ये है कि आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए कि आपको अपना मतलूबा जवाब सही अल्फाज के साथ कम टाइम में मिल सके। अच्छा जी, हमने सेंटेंसेस की बात तो कर ली। हम पिछले लेक्चर में वर्ब्स की बात कर रहे थे बार-बार। इस लेक्चर के शुरू में भी की हमने, और मैंने ये भी कहा कि एक्शन वर्ब जो है ना, वो आपको बता रहा होगा कि कौन-सा काम या कौन-सा अमल या कौन-सा फ़ेल किया जा रहा है, ठीक है? कुछ मैंने उसकी उर्दू में एग्ज़ाम्पल्स भी दिए, जैसे आना-जाना, हँसना, रोना, धोना, सोना, सीना वगैरह, वगैरह। लेकिन हम सेंटेंसेस में कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। होते वो वर्ब्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट वर्ब्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप का नाम है जनाब मॉडल वर्ब, और एक टाइप का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। याद कीजिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि एक्शन वर्ब्स के साथ उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये 2 निशानियाँ आपको किसी भी सेंटेंस में बताने के लिए काफ़ी हैं कि कौन से टेंस इस्तेमाल हुए हैं, यानी कौन-सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? याद करें, वरना दोबारा लेक्चर जाके सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब की मिसाल यूँ समझ लें कि आपने अपने पड़ोस में या फैमिली में किसी बच्चे को देखा हो जो छोटी बाइसिकल चलाता हो, लेकिन उस बाइसिकल के जो पिछले व्हील्स होते हैं, पिछले टायर्स होते हैं, उनके साथ छोटे-छोटे 2 सपोर्टिंग व्हील भी लगे होते हैं। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको अभी पूरी तरह साइकिल चलाना नहीं आ रही होती, तो वो सपोर्टिंग व्हील जो हैं वो साइकिल को ऑफ बैलेंस होने से बचाते हैं, गिरने से बचाते हैं, और सपोर्ट करते हैं साइक्लिंग को, ठीक है? इसी तरह जो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब भी कहते हैं इसको। आगे जितने भी हम वो पढ़ेंगे सेंटेंसेस और टेंसेस भी, उसमें मैं आई विल बी रिफरिंग टू द वर्ब्स एज मेन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब जो है उसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब के साथ उसके सपोर्टिंग व्हील यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिनको आप ग्रामर की ज़ुबान में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होंगे। अब आप इतना बड़ा भारी भरकम नाम सुन के परेशान हो जाएँगे कि ये तो एक नया ही कट्टा खुल गया है, अब मैडम ने ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हमें पढ़ाने हैं, हम यहाँ पे मुश्किल आसान करने आए हैं, मैडम हमें और मुश्किलों में डाली जा रही हैं। तो जनाब ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, आप फ़ैमिलियर हैं। जैसे कि इज़, आर, was, where's were? I can't find were. शायद मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है were. अच्छा जी, have, has, had, did,
डू, डज, और भी बहुत सारे जैसे विल, एम, ये सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो आप ऑलरेडी जिनको जानते हैं, कोई नई बात नहीं मैंने बताई। ठीक है, सिर्फ आपको मैंने इनका नाम बता दिया कि इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं इस स्लाइड पे जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सो आई विल बी कमिंग बैक टू द स्लाइड। लेकिन पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम एक्शन वर्ब्स की बात कर लेते हैं। एक्शन वर्ब तो जनाब हम सबको पता होते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, आप सबको भी पता है, आप इस्तेमाल भी करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी एक्शन के होने को डिस्क्राइब कर रहा हो, चाहे वो फिजिकल एक्शन है या वो मेंटल एक्शन है, जैसे सोचना, थिंकिंग इज एन एक्शन, ठीक है ना? तो उन सबको हम एक्शन वर्ब कहेंगे या मेन वर्ब कहेंगे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो बर्डी है ये डिफरेंट एक्शंस में इन्वॉल्व है। पुल, पुश, थ्रो, कैच, थिन, एक्चुअली यहाँ पे थिंक आना है। पुट डाउन, पिक अप, जंप, पोर एंड पेंट। ठीक है, अब इन सब में से अगर आपको किसी का मतलब नहीं आता तो लेक्चर यहीं रोकिए, अपने दूसरे टैब में जाइए और गूगल खोलिए और लफ्ज़ वहाँ पे लिख के उसका मतलब सर्च करें, फिर वापस आए जनाब। और यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स भी साथ पढ़ लेते हैं। द डॉग रैन अक्रॉस द यार्ड। अच्छा, इस सेंटेंस से मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। रैन जो है ये रन की दूसरी फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल से पता चला कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि हमेशा पास्ट टेंस में ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। एक्सेप्ट की दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म एक्सेप्टेड है। यहाँ पे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मुझे ये पता चल गया, ये मेरी दो निशानियां हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई हुई है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल, जिसको हम ग्रामर की ज़ुबान में कहते थे पास्ट इंडेफिनिट, वो इस्तेमाल हुआ है। अब ये मुझे कैसे याद है? आप कहेंगे आप तो इतने सालों से पढ़ रही हैं तो आपको याद ही होगा ना। तो जनाब मैं जो जिस तरह से निशानियाँ आपको बताऊँगी ना, आपको भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह, तो परेशान ना हो। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनते जाएँ, अब्ज़ॉर्ब करते जाएँ। एक्शन या मेन वर्ब्स हमने पढ़ लिए। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो वी विल बी कमिंग बैक टू दिस। इसको फिलहाल इग्नोर करें। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि किसी भी फ़िक्रे के अंदर फंक्शनल या ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड कर दे। यानी जैसे मैंने कहा था ना, मेन वर्ब के साथ समटाइम सिर्फ मेन वर्ब को देख के भी समझ नहीं आती कौन सा टेंस है। जैसे शी एक्सेप्टेड द ऑफर, एक्सेप्ट पहली फॉर्म, एक्सेप्टेड दूसरी फॉर्म, एक्सेप्टेड ही तीसरी फॉर्म। अब आप कहेंगे लो यहाँ कैसे निशानी पता चलेगी, दूसरी फॉर्म भी वही है तीसरी भी वही है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है कुछ पता नहीं चल रहा। जब यही पता नहीं चल रहा कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो हम कैसे बताएं कौन सा टेंस है? तो जनाब वहाँ पे एक्शन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की गैर मौजूदगी या किसी भी हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी आपको बताएगी कि कौन सा टेंस है। जैसे वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मैंने आपको कहा कि ये पास्ट सिंपल है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर हम देखते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो सारी निशानियाँ इतनी आसान है कि बाय द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स ऑफ द टेंसेस आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, कुछ इसमें से ऐसे भी हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। वो तकरीबन वही हैं जिनको मैंने अंडरलाइन यहाँ पे नहीं किया। लेकिन अच्छा, इसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन भी आगे चल के साथ-साथ करते रहेंगे जैसे-जैसे हम डिफरेंट फ़िक्रे सुनेंगे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि ये वाला लेक्चर आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान की 50% मसले को हल कर देगा। उसका जवाब है जनाब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको आप ग्रामर में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नाम से पढ़ते रहे हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या होता है, फ़िक्रे कैसे बनते हैं, इन सब से पहले ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्लाइड आपको देखनी है। हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने कहा था ना कि हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमने किसी को न्यूज़ पे तबसरा कर रहे होते हैं या दुनिया पे ग्लोबल इश्यूज़ पे तबसरा कर रहे होते हैं, तो हमने कोई ऐसी चीज़ हालात हाज़िरा पे बात कर ली, अपनी आदतें बता दी, जी मैं तो इतने बजे उठता हूँ, मैं तो इतने बजे जाती हूँ, मैं तो इतने बजे सोती हूँ, मैं तो इतने बजे खाती हूँ। कोई आम सी जनरल सी बात, कोई अपना बताना, प्लान बताना गपशप में कि अच्छा मैंने तो अब ये करना है, मैंने जाके ऐसे करना है, मैं ऐसे करूँगा, मैं अगले हफ्ते ये करूँगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर लूँगा, वगैरह वगैरह। ये सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है, यही आपका मसला है ना कि आपको ये सारी कम्युनिकेशन अंग्रेजी में बतानी नहीं आ रही।
राइट? आपको पता नहीं चल रहा कि अब मैंने वर्ब पहले लगाना है या वर्ब बाद में लगाना है। ऑब्जेक्ट आखिर में लगेगा हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में आ जाए, या इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं। यहाँ पे डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी कन्फ्यूजन्स हमें बोलते हुए होती हैं, जिससे क्या होता है, ना सिर्फ हम बोलते हुए डरते हैं, हम बोलते हुए झिझकते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हम पे हँसेंगे कि हमें तो टेंस में वर्ब का इस्तेमाल ही करना नहीं आता। हम इतना सोचते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी फ्लुएंसी मुतासर हो जाती है, यानी जिसकी वजह से हम कंप्लेन करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम लाइक, यू नो, व्हाट, एटसेट्रा इस तरह के फिलर्स इस्तेमाल करते हैं। फिलर्स इस्तेमाल करने का मतलब ये हम अपने दिमाग को मजीद टाइम दे रहे होते हैं सोचने के लिए कि सोच सोच सोच, यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, क्या आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सारे मसले हल करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ समझना है। वो सिंपल चीज़ क्या है? वापस आ जाते हैं इसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपने अब तसल्ली से इस स्लाइड को सुनना है, समझना है, एब्ज़ॉर्ब करना है, और इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। बेतहाशा प्रैक्टिस। क्यों करनी है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भई, आपको मसला तो हल करना है अंग्रेज़ी का, और अगर 50% मसला एक ही टेंस के सीखने से ख़त्म हो जाए, तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज़। आप अंग्रेज़ी सीखना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी अपने आप को बताने के लिए करते हैं कि मैंने देखो इतने कोर्स ले लिए, इतने लेक्चर ले लिए, इतनी मूवीज़ देख ली, इतना नेटफ्लिक्स देख लिया, फिर भी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आई। तो जनाब, अंग्रेज़ी आएगी आपको प्रैक्टिस करने से। आइए आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ। मैंने कहा था सब्जेक्ट क्या होता है? वो जो कि काम कर रहा है। मैं भी कर सकती हूँ काम, आप भी कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं, एक कोई एक्स्ट्रा बंदा, कोई फ्रेंड भी कर सकता है। इस सारे मसले को हम कहते थे जनाब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये भी मुझे कभी समझ नहीं आई थी, अब समझ आई है, तो मैं आपको भी समझा रही हूँ। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, जिसको उर्दू की ग्रामर में हम कहते थे फ़ाइल, यानी द वन हू इज़ डूइंग इट, the one who is doing the work, who is performing the action, who is doing the verb, जो भी आप कह लें। ये कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हम सबको आते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। और इसके बाद लेक्चर के बाद आपने जाके खुद गूगल भी करना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 30-30 मिनट्स के लेक्चर्स में हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिडबिट्स हैं, जो कवर शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही तो इस सीरीज़ का मकसद है कि आपके दिमाग को झंझोड़ के जगाया जाए कि आप टिकटॉक के ऊपर, इन पिंटरेस्ट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे अपनी होम डेकोर की चीज़ें, अपनी फैशन की चीज़ें, अपने कपड़े, जूते, वॉलेट, बेल्ट, घड़ियाँ शड़ियाँ सब कुछ आप सर्च करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो यहाँ भी जगाएं, क्योंकि जब आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई लिखाई से मुतल्लिक भी बहुत मटेरियल पड़ा है, सिर्फ आपके सर्च करने की देर है। और जब आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, यहाँ तो पूरी फ्री में यूनिवर्सिटी खुली हुई है। सिर्फ कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो हमारे डॉट्स कनेक्ट करके हमें वे फॉरवर्ड दिखा देता, हमें डायरेक्शन बता देता। तो वो मैं हूँ, वो मैं मौजूद हूँ, मैं डायरेक्शन दिखाऊँगी, करना आपने भी मेरे साथ ही है। अगर सिर्फ ये वन वे एफर्ट रही, यानी मैं यहाँ पे कलपती रही, पढ़ाती रही, बोलती रही, और आपने 30 मिनट्स का भी एवरेज वॉच टाइम कभी भूल में ना रहिएगा। मुझे सारा पता चलता है कि कौन से बच्चे ने किस अकाउंट ने कितना देखा हुआ है। आपको भी पता है, यूट्यूब सब कुछ बताता है, रियल टाइम डेटा, कि आपका फला वीडियो का एवरेज वॉच टाइम कितना था। तो अगर आप 3-3, 4-4 मिनट वीडियो देख के भाग रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कसूरवार आप खुद हैं कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही, आपको कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसका इंटरेस्ट ही यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए वीडियोज़ को, लेक्चर्स को गौर से देखें, एक बार नहीं समझ आती दोबारा देखें, कोई सवाल है नीचे कमेंट करें, और सीखें लोगों से, और खुद भी सोचना सीखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस लेक्चर की हाईलाइट ही ये है। एनीवेज, कमिंग बैक, सब्जेक्ट्स आई यानी कि मैं, यू, यू सिंगल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी वाहिद भी और जमा भी। यानी अगर मैं सिर्फ आपको, एक इंसान को कहूँ यू, तो वो सिंगुलर के तौर पे भी ठीक होगा, आप या तुम। और अगर मेरे सामने 5 लोग हैं और मैं उनको लेक्चर दे रही हूँ, मैं कहूँगी यू आर गोइंग टू डू दिस। अगर मैं ये ना भी कहूँ ना कि यू ऑल आर गोइंग टू डू दिस, तो भी अंडरस्टूड है कि मैं अपने सामने मौजूद सब लोगों से मुखातिब हूँ। तो ये आप या तुम सब वाहिद और जमा दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है।
ठीक है जी, ये प्लीज़ ऐसा कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, वी यानी कि हम। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं तो सिंगुलर हूँ, राइट? एक ही हूँ, एक से ज़्यादा इंसान तो नहीं हो सकती मैं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और भी लोग हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं कहूँगी हमने ये किया, हमने खाना खाया, हम मूवीज़ देखने के लिए गए, हम जिम गए, हम कॉलेज गए एटसेट्रा। तो हम में 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं दे की बात कर रही हूँ, तो दे की बात में मैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रही हूँ जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। और मैं कह रही हूँ वो लोग, वो सब, ठीक है? ये साथ-साथ लिख लें और खुद भी खुदारा जाके सर्च कीजिएगा, वरना ये कोर्स ही छोड़ दें। वरन अगर आप खुद से सोचना नहीं सीखना चाहते ना, अपना दिमाग बिल्कुल डब्बा बंद रखना चाहते हैं, तो फिर आप कोर्स कर ही क्यों रहे हैं? आप मत देखें पढ़ाई की बातें। लेकिन मैं फिर भी अर्ज करूँगी कि आप ज़रूर देखें। अच्छा जी, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं खुद। यू, वी और दे, मैं सेकंड पर्सन की तरफ इशारा कर रही हूँ जिसमें मैं शामिल उस तरह से नहीं हूँ, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी है आपका फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्लूरल, और दे आपका सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन यानी मेरे अलावा, मुझे निकाल के बाकी सब, और प्लूरल इसलिए क्योंकि दे का मतलब होता है वो सब, और वो सब यानी कि एक से ज़्यादा लोग। ये है जनाब आपके तीनों नीचे वाले वर्ड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है? ना मैं ना आप। आप जो कि स्टूडेंट हो, इस वक्त सुन रहे हो या सुन रही हो, ना मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना मैं यू यानी आपकी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, किसी एक्स वाई जी, ही या शी या इट की बात कर रही हूँ, या कि किसी नेम की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट नैटली। नैटली एक अमरीकी दोस्त है मेरी, ठीक है? अब ना नैटली मैं हूँ, ना नैटली आप हो। इसका मतलब क्या हुआ? ना फर्स्ट पर्सन है वो, ना सेकंड पर्सन है, शी इज अ थर्ड पर्सन, शी इज नॉट इवन हियर, right? And she's a woman. So he, she, and it, or any noun, any name, they are third persons. आई होप कि आप कॉपी में लिख लोगे। अगर मज़ीद एलाबोरेशन चाहिए इसके ऊपर तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पॉज करो, दूसरी टैब में जाओ, गूगल खोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन निकालो, गूगल इमेजेस पे जाओ, कोई टेबल्स बने हुए हैं उनको देखो, चैट जीपीटी को पूछ लो, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में गुम ना हो जाना। वापस आओ लेक्चर सुनने के लिए। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है जी? हेल्पिंग वर्ब। अपने पास लिख लें। आई डोंट नो ये लाइंस क्यों लगा रहा है, प्लीज एक्सक्यूज दिस पार्ट। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब अलाउड हैं, ठीक है जी? 2 हेल्पिंग वर्ब अलाउड हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है डू। प्लीज एक्सक्यूज दिस एनोटेशन, ये ऐसी ही लिखाई में लिखा जाएगा जैसे कि मुझे बिल्कुल ये कीड़े मकोड़े लगा रहा है, बट असल में ट्रस्ट मी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा जी, डू और डज, 2 हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अलाउड हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ पे भी आपको डू, डज या डोंट या डजंट ये 4 नज़र आ गए, इसका मतलब आपको सीधा पक्का पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, ठीक है? ये सबसे बड़ी निशानी है। मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जिसको कहते हैं, वो कौन सा यहाँ पे अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। कोई आईएनजी नहीं लग रहा, ठीक है जी? कोई ईडी, ईडी वगैरह नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये 2 ऐसी की पक्की निशानियाँ हैं कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है, सेंटेंस टाइप कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तीनों तरह की सेंटेंस टाइप्स जो हैं वो हर टेंस में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो निशानी कौन सी आपकी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा जी, अभी तक हमने बात की है जनाब सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। आगे बढ़ने और सेंटेंसेस बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं आज का लेक्चर ख़त्म करूँगी वो ये है कि आपने आज होमवर्क क्या करना है इस लेक्चर के बाद। एक तो आपने देखना है जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। वैसे तो मैंने बताया है इस लेक्चर में, हमने कुछ अंडरलाइन भी किए हैं, लेकिन फिर भी गूगल ज़रूर कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा उसको। वर्ब्स जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, एक दफ़ा उसको रिवाइज करें। और एक और इम्पॉर्टेंट काम, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में ज़रूर पढ़ें। कॉन्ट्रैक्शंस मैं खुद भी बता देती हूँ वैसे, और आपने भी इनके बारे में पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्शन
जो होती है वो हम किसी भी वर्ड को शॉर्ट करने के लिए लगाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फुल कभी भी लिखेंगे नहीं वर्ड, हम लिखते हैं फुल, लेकिन अगर हमने किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में करना होता है तो ये अंग्रेज़ी की एक बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है। क्या होता है उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिखना है ना कि आई डू नॉट कुक, ठीक है? मैं खाना नहीं पकाती, आई डू नॉट कुक। डू नॉट से मुझे पता चल गया कि जी ये प्रेज़ेंट सिंपल की बात हो रही है, और कुक भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वहाँ से भी पता चल गया। अच्छा, मैंने अगर लिखना था यहाँ पे डू यानी डी ओ डू, आई एम नॉट श्योर व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, डू नॉट, ठीक है? मैंने इसको डू नॉट को लिखने के बजाय, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, चलें यहीं से बता देती हूँ, डू नॉट के बजाय मैंने क्या किया, डी ओ एन, ये 3 लफ्ज़ लिखे, ऊपर ये लगाया कॉमा, कॉमे की जगह ओ मैंने काट दिया और टी जो था ये वाला ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो इसको अलग-अलग मैं पढ़ती डू नॉट, अब इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया यानी सुकेड़ दिया, छोटा कर दिया वर्ड को। कैसे छोटा किया जी, क्या तीर मारा? सिर्फ़ ओ निकाल दिया। ओ की जगह मैंने ऊपर एक कॉमा लगा दिया जिसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफ़ी। अपॉस्ट्रोफ़ी, APOSTROPHE, इसको गूगल कीजिएगा कि अपॉस्ट्रोफ़ी के क्या यूजेस हैं, और आपने सिर्फ गूगल नहीं करना, आपने वापस आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है कि अपॉस्ट्रोफ़ी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने एंड तक वीडियो को देखा है, समझा है, असाइनमेंट को समझा है और असाइनमेंट को पूरा भी किया है, और गूगल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी किया है। ठीक है जी, यहाँ तक हम इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। अब थर्ड लेक्चर जो है उसमें हम डिटेल से सेंटेंसेस बनाने पे बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल।